हेलो दोस्तों, करंट क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हम लोगों ने डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि इस पर मैं अच्छा खासा टाइम लूंगा। उसका भी रीजन था कि आप लोगों को जो गवर्नर है और जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह है उसको जल्दी समझ में आ जाए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे जो कार्यपालिका है किसकी, अपनी स्टेट की जो कार्यपालिका है उसके बारे में। क्योंकि अभी तक अपन ने क्या किया था, अपन यूनियन पे चल रहे थे, अब किस पे चल रहे हैं, स्टेट के ऊपर चल रहे हैं, राज्य के ऊपर चल रहे हैं। राज्य की कार्यपालिका, क्योंकि सब लोग से लिंक है, मतलब स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव की हम लोग आज बात करेंगे। तो पहले हमने देखा था कि जो केंद्र की जो कार्यपालिका थी वो पार्ट 5 में दी गई थी और आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किए थे 52 से लेके 78 तक। तो इसकी अगर मैं बात करूं कि स्टेट, अब अगर मैं बात करूं सीधी सीधी बात करूं कि केंद्र जो था आपका, जो यूनियन जो थी वो आपके किस पार्ट में थी, पार्ट 5 में थी। पार्ट 5 में थी क्या, यूनियन, केंद्र। और अगर मैं बात करूं पार्ट 6 की, तो वो क्या है, स्टेट के लिए बोला गया है। स्टेट के लिए बोला गया है, पार्ट 6 स्टेट के लिए बोला गया है। तो अगर मैं राज्य की बात करूं, स्टेट की बात करूं, तो वो कहां पर दिया है, पार्ट 6 में दिया गया है। और जैसा मैंने बताया था कि ये जो पार्ट है, पार्ट 5 और पार्ट 6 कुछ चैप्टर्स में बटे हुए हैं। तो ऐसे इसमें कुछ चैप्टर्स थे 1 2 3 4, ऐसे ही इसमें भी कुछ चैप्टर्स है। तो इसमें जो पार्ट 5 है उसमें कितने आर्टिकल से किस किस आर्टिकल तक की बात की गई थी, 152 से लेकर 237 तक, 152 से लेके 237 तक इसकी बात की गई थी। अब मैं अगर बात करूं कि इसमें अब ये जो स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है वो कौन सी जगह आ रहा है, तो एग्जीक्यूटिव आता है चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में अध्याय 2 में क्या है, अपना स्टेट एग्जीक्यूटिव आता है। तो अध्याय 1 में क्या आएगा, सिंपल सा जनरल चैप्टर है वो। चैप्टर 1 जनरल है, उसमें कुछ डेफिनेशंस आती हैं। तो वो हो गया आपका आर्टिकल 152, 152 आर्टिकल में जो हो गया अपना चैप्टर 1। और अगर मैं स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करूं वो आता है चैप्टर 2 में। तो अगर मैं चैप्टर 2 की बात करूं, ये कितने आर्टिकल से लेके कहां तक होता है, ये होता है आर्टिकल 153। आर्टिकल 153, 153 से लेकर आर्टिकल 167 तक। ठीक है, ये हम लोगों का क्या है, स्टेट एग्जीक्यूटिव की मैं बात कर रहा हूं। चैप्टर 2 किसमें है, अपना स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है चैप्टर 2 में आता है। पार्ट 6 के चैप्टर 2 में 153 से लेके 167 तक स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात होती है। अब स्टेट एग्जीक्यूटिव में अगर देखा जाए तो अलग, अब हर चीज के फंक्शंस अलग हैं हर किसी के। तो अगर मैं इसको मोटा मोटा अगर इसको डिवाइड करूं तो स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर अपने कौन कौन आएंगे, लगभग 4 होते हैं। एक होता है गवर्नर, राज्यपाल, गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्यपाल। एक होते हैं चीफ मिनिस्टर, सीएम, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। अगले होंगे आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। ये हो गए आपके मंत्री परिषद। ये हो गए। चौथे जो होंगे वो होंगे आपके आपके होंगे एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। ये आपके मेन में जो है 4 ऑर्गन हो गए इसके, कि कौन कौन है इसमें एग्जीक्यूटिव के अंदर, कौन कौन आ रहा है, राज्यपाल, सीएम, सीओएम और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। आज अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो गवर्नर की करने वाले हैं, गवर्नर की करने वाले हैं। तो गवर्नर अपने कौन से आर्टिकल में लिखे हुए हैं, आर्टिकल 153 में, 153 में गवर्नर की बात की। वैसे 152 में भी कुछ डेफिनेशन दी हुई है। तो 152 और 53 में किसकी बात की गई है, गवर्नर की बात की गई है, राज्यपाल की बात की गई है। ऐसे अगर आगे चलते जाएंगे, अब गवर्नर जो होता है सेम वही होता है, सेम वही होता है जो आपके यूनियन में, केंद्र में
प्रेसिडेंट होता है, इसीलिए मैंने प्रेसिडेंट पे ज्यादा टाइम लिया था। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, इसके ये इक्वलेंट होता है, मतलब जो काम प्रेसिडेंट के हैं वही गवर्नर के होंगे, सेम वही है, सब कुछ इक्वलेंट। ऐसे ये सीएम जो है, मुख्यमंत्री जो है, वो सेम इक्वलेंट होंगे किस जैसे, जैसे अपने केंद्र में पीएम है, प्रधानमंत्री। ऐसे अगर मैं मंत्री परिषद की बात करूं, किसके लेवल पे, राज्य के लेवल पे, राज्य मंत्री परिषद इसको बोलूंगा मैं, राज्य। तो ये भी सेम वैसे ही होंगे जो अपने केंद्र के लेवल पे होंगे, ठीक है। तो इस टाइप की मैं बात करता जा रहा हूं। तो प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट है। अब जैसे प्रेसिडेंट, अब चूंकि प्रेसिडेंट कौन थे हमारे, नॉमिनल हेड थे, नाम मात्र के थे, नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट थे, नाम मात्र के हेड थे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे जो गवर्नर होंगे वो भी नॉमिनल हेड होंगे, किसके, नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट, और किस चीज के, एग्जीक्यूटिव फंक्शन के, कार्यकारों के प्रमुख, कार्य प्रमुख होंगे, क्या होंगे, कार प्रमुख, लेकिन केवल नाम मात्र के, केवल नाम मात्र के। तो फिर अगर ये नाम मात्र के है तो रियल कौन होंगे, जैसे हमारे यूनियन में प्रधानमंत्री हैं, वैसे अपने इसमें जो राज्य में होंगे वो चीफ मिनिस्टर होंगे। तो इस हिसाब से ये क्या हो गए, नॉमिनल हेड हो गए, क्या हो गए, नॉमिनल हेड हो गए। साथ में ये एक और चीज है, ये साथ में एक और चीज है, ये एजेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के। कौन है, एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये दो चीजें हैं। तो एक तो नॉमिनल हेड तो थे ही, जैसे प्रेसिडेंट थे, तो ये भी नॉमिनल हेड होगा किसके, कार्यकाल के प्रमुख के, नॉमिनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, नॉमिनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, एक्स ऑफिसो, ठीक है, जो है नॉमिनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो एजेंट, अब साथ में क्या है, जो एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्र के एजेंट भी हैं। तो ये दो काम करते हैं, ये दो पद संभाल रहे हैं, मतलब दो काम कर रहे हैं, एक तो नॉमिनल हेड है और एक ये अपने एजेंट है। तो ये वाली बात अपनी हो गई, जो छोटी छोटी बात थी। अब मैं बात करूं कि आप जैसे देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो ढांचा है, इसका जो पूरा ढांचा है वो कैसा है, जैसा अपना केंद्र में था। तो चूंकि केंद्र में पार्लियामेंट्री सिस्टम था, पार्लियामेंट की गवर्नमेंट थी, तो ऐसे ही अपनी इसमें भी जो राज्य है उसमें भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, सेम वैसे ही। साथ में अब आगे चलते जाए तो चूंकि 3 टायर की हो गई है तो अपने लोकल पे भी चलते जाएगा, जहां पंचायती राज बताऊंगा तो साथ में होता जाएगा। तो ये अपना हो गया, ठीक है, नॉमिनल हेड हो गए, ये हो गए। साथ में अगर मैं बात करूं, साथ में अगर मैं बात करूं तो हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं वो कितने हैं, सिर्फ एक ही होते हैं, एक ही होते हैं। ऐसे ही हर स्टेट के एक गवर्नर होना जरूरी है, हर स्टेट के एक राज्यपाल होना जरूरी है। मतलब एक स्टेट में एक व्यक्ति राज्यपाल बनेगा, या फिर मैं बोलूं कि एक व्यक्ति एक ही स्टेट के राज्यपाल बन सकते हैं। ये कब तक था, पहले तक था, लेकिन 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आया था, कब आया था, 1956 में, 1956 में 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में यह बोल दिया गया था कि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्य, चाहे एक हो या दो हो या दो से ज्यादा हो, एक हो, दो या दो से ज्यादा हो, उन स्टेट का भी राज्यपाल घोषित किया सकता है। मतलब एक व्यक्ति 2 स्टेट को संभाल सकता है। कि मान लो अगर एक व्यक्ति जो एमपी का गवर्नर है वो महाराष्ट्र के भी उसी टाइम पे हो सकते हैं, जो भी है, अगर मैं बात करूं नरेश, ठीक है, ये है। तो जो भी है, ये अगर एक व्यक्ति अगर किसी राज्य के गवर्नर हैं तो वो एक से अधिक राज्य के गवर्नर हो सकते हैं। तो ये अपना 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इन लोगों ने क्या किया, क्लियरफाई कर दिया। अब अगर मैं बात करूं अपॉइंटमेंट की, तो अब देखा जाए तो प्रेसिडेंट क्या होते थे, प्रेसिडेंट को हम लोग कैसे चुनते थे,
इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुनते थे कि बाहर से आप उनकी एक वो पूरी की पूरी बनाई जाती थी कमेटी, और वैसे मैंने बताया था इलेक्टेड मेंबर की चुने जाते थे, नॉमिनेट नहीं चुने जाते। तो इनको इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू और सीक्रेट बैलेट के थ्रू चुना जाता था। तो मतलब इनके इलेक्शन होते थे चाहे वो इनडायरेक्ट हो। लेकिन राज्यपाल के कोई इलेक्शन नहीं होते हैं, राज्यपाल के कोई इलेक्शन नहीं होते हैं। तो इनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। इनको अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है बाय, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट कैसे? एक वारंट के थ्रू अपॉइंट करते हैं जिस पर वो सील लगाते हैं, एक वारंट के थ्रू अपॉइंट करते हैं, वारंट जिस पे वो सील लगाते हैं उसके थ्रू इसको अपॉइंट करते हैं राज्यपाल को। ठीक है, तो ये हो गया, अपॉइंट किया जाता है, इनको इलेक्ट नहीं किया जाता। तो अब देखा जाए तो अगर इनको राष्ट्रपति अगर अपॉइंट कर रहे हैं तो अपॉइंट किसमें किया जाता है लोगों को? ज्यादातर जब जॉब दी जाती है, जब जॉब दी जाती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर कोई जॉब दी जाएगी, कोई एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट, याद रखना एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, तभी तो लोगों को अपॉइंटमेंट दिया जाता है। तो पहले लोग बोलने लगे कि नहीं यार, ये तो एक ही जो गवर्नमेंट का जो ऑफिस है, गवर्नर का जो ऑफिस है, राज्यपाल का जो ऑफिस है, वो एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, वो एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है, क्योंकि इनको राष्ट्रपति अपॉइंट कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में इस, अब चूंकि ये वाला मुद्दा उठ गया था कि अब एम्प्लॉयमेंट ऑफिस हो गया, तो 1979 में 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि गवर्नर का जो ऑफिस है, राज्यपाल का जो ऑफिस है, वो कोई भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस नहीं है। तो ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब ये क्या होता है इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इंडिपेंडेंट मतलब सबसे आजाद है, इस पर किसी का भी कोई हक नहीं। अब जैसे अगर प्रेसिडेंट ने अगर इसको किया है तो, लेकिन इसका जो ऑफिस है उस पर उसका हक नहीं बनेगा, वो अपने हिसाब से काम कर सकता है, डिस्क्रिशनरी डिसीजन ले सकता है। तो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है कि जो स्टार्टिंग से कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही लिखी गई, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बाद में इंसर्ट नहीं की गई है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिखा है। जैसे मैंने बताया था कि आर्टिकल 153 में, आर्टिकल 153 में सीधा सीधा लिखा गया था कि आपका एक गवर्नर होगा, तो इट मींस वो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिखा था, तो ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। ऐसे अपने प्रेसिडेंट है, उसमें जो लिखा था आर्टिकल 52 में कि प्रेसिडेंट होगा, तो इट मींस वो पहले से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। अगर मैं अपॉइंटमेंट की बात करूं, अब अपॉइंट तो किया जाता है, तो कहीं क्या ये आर्टिकल में लिखा है क्या? हाँ, ये आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 155 में। कहां पे? आर्टिकल 155 में लिखा है कि प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेंगे। ठीक है, इतनी वाली बात हो गई। अब इस पे भी थोड़ा सा विवाद छड़ गया था कि जो पहले जब ड्राफ्टिंग में पोजीशन में था कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग मतलब फाइनलाइज नहीं हुआ था जब कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस टाइम पे लोग जो वहां पे जो फ्रेमर्स जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो बोलने लगे कि यार अगर ये प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर रहे हैं और इनका इलेक्शन, अब चूंकि इलेक्शन अपना प्रेसिडेंट का तो हो ही रहा है ना, चाहे कुछ भी इनडायरेक्ट हो, लेकिन हो ही रहा है ना, तो बोले जैसा अपन ने फंक्शन अगर राज्य में कराना है तो अपन राज्यपाल का भी ऐसे कर सकते हैं, तो क्या हम लोग इसका नहीं कर सकते इलेक्शन? तो इसका इन लोगों ने रीजन जो दिया था वो कुछ रीजन ऐसे थे कि पहला रीजन था कि अगर राज्यपाल का हम लोग एक इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, तो आपको पता है कि राज्यपाल जो होगा वो एक ही स्टेट के होंगे, मतलब एक पर्सनल बॉडी जो हो गई, एक स्टेट की पर्सनल। अब चूंकि एक इंडिया हो गया, उसके अंदर कुछ स्टेट्स है, मान लो ये इंडिया है, ठीक है, इसके अंदर कुछ स्टेट्स है, ये वाली, तो हर स्टेट के अलग अलग होंगे। अब वो तो बाद में इनने क्लियरिफाई किया था जब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1956 में,
जब तब क्लियरिफाई किया था कि एक से ज्यादा के भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो प्रेसिडेंट जो है वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके पास पूरी है, तो उनको तो अपन इलेक्टेड कर सकते हैं। लेकिन जो गवर्नर होगा वो अंदर की एक इंडिविजुअल बॉडी, जो पर्सनल बॉडी है, केवल उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस चक्कर में क्या होगा कि अगर प्रेसिडेंट तो एक ही है तो उनका तो आप कर लिया, अब अगर स्टेट में भी अगर इलेक्शन कराने लगे तो ऑब्वियस सी बात है खर्चा होगा, खर्चा होगा, और ना तो उसका कोई फायदा मिल रहा है कि ये, इसका मतलब ये अपने केवल पर्सनल इश्यूज जो हैं उसको सॉल्व करने का काम कर रहा है, तो अपन इस पे ज्यादा फायदा नहीं है। दूसरी चीज मैंने बताई थी इसमें अभी कि जो गवर्नर होता है वो सिर्फ नाम मात्र का होता है, गवर्नर जो होता है वो नाम मात्र का होता है, जैसे प्रेसिडेंट होता है, तो गवर्नर अगर नाम मात्र के हो गए और जो असली जो पावर जाएगी वो किसके पास जाएगी, सीएम के पास जाएगी, सीएम के पास है अगर असली पावर। तो अगर मान लो गवर्नर को हम लोगों ने चुन लिया, मतलब अगर उसके इलेक्शन करा दिए, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नर और सीएम के पावर के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के बातें नहीं मानेंगे। तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ लाने के लिए भी हम लोगों ने इसका, अपन लोगों ने नहीं रखा था इसका इलेक्शन। तीसरी बात अगर मैं करूं कि अगर गवर्नर का इलेक्शन हो रहा है, गवर्नर का इलेक्शन हो रहा है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि गवर्नर जो होगा किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट से आएगा। ऑब्वियस ही बात है कि अगर इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, आप सीएम अगर उसमें गए, लेजिस्लेटिव असेंबली में गए, चूंकि वो तो स्टेट लेवल का है ना, तो उसमें एक मेजोरिटी पार्टी होगी, तो उसमें से कोई चुन के आ जाएगा या फिर किसी से बिलोंग कर रहा होगा, तो वो उससे इलेक्शन से होगा। अब अभी तो अब चूंकि हो गया, अब अगर वो किसी भी एक पार्टी को सपोर्ट करेगा, अगर इलेक्शन के थ्रू आने के बाद अगर एक तरफ झुक गया, तो ऑब्वियस ही बात है एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आने लगेगी। अगली बात मैं करूं कि प्रेसिडेंट जो है वो, अब चूंकि प्रेसिडेंट ने क्या किया है, इनको केवल नाम मात्र के लिए इनको पावर दी है, प्रेसिडेंट ने इनको नाम मात्र के लिए पावर दी है। तो जितने भी अगर बड़े डिसीजंस है, मान लो अगर एग्जांपल के तौर पे बोला जाए कि इमरजेंसी लगानी है, तो वो किसको ट्रांसफर करता है, प्रेसिडेंट को करता है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, केवल एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए इनको दे रखा है। अब अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे या फिर इन लोगों से लड़ेंगे, तो इसको भी टसन कम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये वाली चीजें हटा दी। अब देखा जाए तो कनाडा जो अपना अमेरिका का जो मॉडल है, अमेरिका के मॉडल में क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसका गवर्नर का इलेक्शन होता है। तो हम लोगों ने देखा कि यार अगर डायरेक्ट इलेक्शन हो ही रहा है, तो हम लोग कर ले, तो वही खर्चे वाली बात जो मैंने 4-5 चीजें बताई थी, उसके कारण हम लोगों ने डायरेक्ट इलेक्शन नहीं रखा। तो हम लोगों ने गवर्नर की जो पोस्ट है, जो सिस्टम है, वो हम लोगों ने कहां से ले लिया, फिर कनाडा से ले लिया। कहां से ले लिया, कनाडा से ले लिया। तो कनाडा का जो मॉडल था गवर्नर का, वो सेम हमारा इंडिया में भी फॉलो हो रहा है, ठीक है, जो सेम हमारा इंडिया में भी फॉलो हो रहा है, तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कि इनको जो है कि क्वालिफिकेशन क्या होंगी, कल अगर किसी भी स्टेट का आपको गवर्नर चुनना है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, वैसे इसमें ज्यादा क्वालिफिकेशन तो है नहीं है, क्योंकि वही वाली बात हो गई ना, जो प्रेसिडेंट अब चूंकि इसको अपॉइंट ही कर रहे हैं, तो पहली तो वही है कि इनको भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी, इनकी एज 35 ईयर होनी चाहिए, कम से कम 35 ईयर की इनकी एज होनी चाहिए। ये तो चीजें अपनी लिखी हुई है। और अगर मैं आगे बात करूं तो इनको कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर तैनात नहीं होना चाहिए। वही मैंने बताया था, लाभ का पद। कौन सा, लाभ का पद। अब याद करने की कोशिश करें, मैंने प्रेसिडेंट वाले में भी लाभ का पद अच्छी तरीके से बताया था कि लाभ का पद कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन सा होता है लाभ का पद। पहली बात तो ये है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में कहीं बोला गया है क्या, कहीं डिफाइन किया गया है क्या, तो बोलना है नहीं, कहीं भी डिफाइन नहीं हुआ है, लाभ का पद कहीं भी डिफाइन नहीं हुआ है। बस इतना जरूर बता दिया है कि प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये लोग
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए। साथ में एक और कंडीशन है जो सब लोगों को कॉमन सेंस की बात है कि इनको किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब राज्य का जो पार्लियामेंट, राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानमंडल, विधानमंडल के मेंबर नहीं होना चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, विधानमंडल के नहीं होना चाहिए। चाहे विधानसभा, विधानमंडल, इनके मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर होते हैं तो उनको उस पद से इस्तीफा देना चाहिए, मतलब वैकेंट कर देनी चाहिए, तभी वो किसके लिए राज्यपाल चुने जा सकते हैं। और अगर मैं मोटी मोटी बात कहूं, जो जनरल एक और जो चीज थी, ये क्या है ना, सरकारिया कमीशन था 1983 में। कौन सा था? सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन, ये कब आया था? 1983 में। इनने एक और बात बोल दी थी कि गवर्नर जो होंगे वो वही चुने जाने चाहिए जो स्टेट के बिलोंग नहीं करें, जिसके उनको गवर्नर चुनने हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई व्यक्ति को अगर एमपी का गवर्नर चुनना है, राज्यपाल चुनना है, तो ट्राई करें कि वो जो व्यक्ति होगा वो एमपी से बिलोंग नहीं करेंगे, वो एमपी से बिलोंग नहीं करेंगे। ट्राई करना है अपन को, ऐसा इंसान को ढूंढना है जो एमपी से उनका कोई नाता ना हो। तो एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल चुनना है तो उस व्यक्ति का संबंध उस राज्य से नहीं होना चाहिए जिस राज्य का उनको राज्यपाल चुना जाना है। ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन जो है, जो ये तो हो गया राज्यपाल नहीं चुना जाना है। दूसरी कंडीशन है कि उन जो व्यक्ति को हमको अगर गवर्नर चुनना है, उस व्यक्ति का संबंध हाल ही में, मतलब रिसेंटली, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ना हो। मतलब मान लो कि अगर कोई गवर्नर चुना जा रहा है तो मान लो बड़ा वो बीजेपी से बिलोंग कर रहा है, कांग्रेस से बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर बाद में वो चुने गए, गवर्नर चुने गए, तो ऑब्वियस सी बात है वो उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो इट मींस उनका संबंध किसी भी पार्टी से नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशंस थी। पार्टी से संबंध नहीं होना चाहिए, पार्टी से संबंध नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन कौन सी? सरकारी कमीशन ने बोला था केवल इतना, ये पार्टी वाले बात नहीं बोली थी कि पार्टी से संबंध होना चाहिए। सरकारी कमीशन ने केवल इतनी बात बोली थी कि उस व्यक्ति को उस स्टेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए। अब सिंपल आप पूछे कि आपके दिमाग में यह है कि क्यों नहीं करना चाहिए, वही बात है कि अगर आप उस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप गवर्नर की पोस्ट के लिए चुने जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप फेमस होगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस जगह के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप लोगों को हो सकता है सपोर्ट करें, या फिर उनके आप लोग उनके उसमें इसमें वो बात करते हैं जो भी है, मतलब कुछ ना कुछ तो पक्षपात करोगे ही करोगे। तो इसीलिए इन लोगों ने किया। तो क्या ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होती है? नहीं। ये कंडीशन कई कई केस में ऐसा होता है कि फुलफिल ही नहीं होती है। ये बोली गई है ये वाली बात, लेकिन कहीं कहीं ये फुलफिल नहीं हो पाती है कि एक ही का होना चाहिए। और वाली बात तो यही है जो एक से ज्यादा से चुन सकते हैं, ठीक है। ये हो गई, इतनी बात हो गई। अगर मैं बात करूं कि जो गवर्नर की जो कंडीशन होंगी, वो यही कंडीशन हो गई सारी की सारी, और सेम वही चीजें होंगी जो अपने राष्ट्रपति के साथ होती है कि इनको अपने रहने के लिए किराया नहीं देना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति के लिए क्या था? राष्ट्रपति भवन था, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन था। इनके लिए क्या होता है? राजभवन। क्या होता है? राजभवन। जहां पर ये रहते हैं उनको बोलते हैं राजभवन, राजभवन होता है। साथ में दूसरी कंडीशन है कि इनके जो भी सैलरीज, प्रोमोशन और प्रिविलेज जो होंगे वो डिसाइड कौन करेगी? पार्लियामेंट करेगी। जो सैलरी वगैरह जो भी डिसाइड करिए वो कौन करेगी? पार्लियामेंट करेगी। अब अगर मैं बात करूं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर में छोटा सा अंतर है। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर प्रेसिडेंट अगर एक अपने देश के हैं तो क्या वो दूसरे देश के प्रेसिडेंट बन सकते हैं? नहीं। तो प्रेसिडेंट तो एक ही होंगे। लेकिन जो गवर्नर होंगे वो एक या एक से ज्यादा, एक दो या दो से ज्यादा के भी गवर्नर बन सकते हैं। लेकिन उनकी जो सैलरी, अब एग्जाम्पल मैं बताऊं, अगर सैलरी में बोलूं
तो लगभग कितनी है, 3.5 लाख है। अभी तक जहां तक मेरे को पता है कि 3.5 लाख है, बढ़ गई हो जो भी हो, लेकिन 3.5 लाख सैलरी है। तो क्या अगर किसी भी राज्यपाल को अगर 2 स्टेट के राज्यपाल घोषित कर दिया जाए, बना दिया जाए, अपॉइंट कर दिया जाए प्रेसिडेंट के द्वारा, तो क्या उन्हें सैलरी बढ़ के मिलेगी? अगर क्योंकि वो 2 में काम कर रहे हैं, अगर मान लो ये राजस्थान में काम करने लगे तो क्या 3.5 लाख सैलरी मिलेगी? 3.5 लाख गुणा 2 की सैलरी मिलेगी कि 2 का काम कर रहे हैं? नहीं, उनको सैलरी उतनी ही मिलेगी, लेकिन जो सैलरी है उनका डिवाइड किया जाएगा उनके काम के अकॉर्डिंग, और वो जो डिवाइड होगा वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि कितना होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि बराबर बराबर दे, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि वो कितनी सैलरी होनी चाहिए। तो ये वाली चीज हो गई। साथ में अगर मैं बात करूं, इनको शपथ कौन दिलाते हैं? इनको शपथ कौन दिलाते हैं? इनको शपथ कौन दिलाते हैं? तो शपथ दिलाने का काम जो करते हैं वो कौन करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, मतलब उस राज्य की उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस होंगे वो इनको शपथ दिलाएंगे। याद रखना, अपॉइंट कौन कर रहे थे? अपने प्रेसिडेंट कर रहे थे, विल ऑफ वारंट के तहत, जिसपे वो सील लगाते थे। लेकिन इनको शपथ कौन दिला रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और मान लो अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हुए शपथ दिलाने के लिए, उसका ही बैकअप प्लान रखा है, तो जो सीनियर मोस्ट जज जो होंगे, सीनियर मोस्ट जज, सबसे जो सीनियर जज जो होंगे ऑफ हाई कोर्ट, उस स्टेट की हाई कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो इनको शपथ दिला देंगे। ठीक है, ये वाली बात हो गई, याद रखना ये चीज। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आगे चलते हुए, अगर मैं बात करूं कि इनकी जो टर्म होती है, मतलब ये कितने साल के लिए राज्यपाल रह सकते हैं, तो ये वाली बात की गई है आर्टिकल 156 में। आर्टिकल 156 में टर्म की बात की गई है। तो अगर मैं सामान्यतः बात करूं, सामान्यतः जनरली बात करूं, तो ये 5 साल के लिए होते हैं, 5 साल के लिए होते हैं। लेकिन ये जो अब आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं इनको अपॉइंट करते हैं, तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से ही होते हैं। प्रेसिडेंट जब चाहे तब इन्हें क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के प्लेजर से ही ये होते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं, प्लेजर को बोलते हैं प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत। मतलब प्रेसिडेंट से, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रेसिडेंट जब चाहे तब इसको हटा सकते हैं। साथ में प्रेसिडेंट इनका ट्रांसफर भी कर सकते हैं। मान लो अब 5 साल वाली बात है, तो अब अगर वो एमपी के राज्यपाल हैं और अगर उनकी नई बनी सीएम वगैरह से जो भी है, और अगर प्रेसिडेंट का मन है कि 5 साल के अंदर इनको अगर मैं उड़ीसा भेज दूं, तो क्या भेज सकते हैं? हाँ, वो उनका ट्रांसफर भी कर सकते हैं, साथ में इनका ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो एक, अगर बोला जाए तो उसमें एक सिक्योरिटी है उस पोजीशन में कि आप 5 साल के लिए बने रहेंगे जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए, या मतलब अगर बीच में मृत्यु हो जाए या फिर त्याग पत्र दे दे। बट बस प्रेसिडेंट में ये था कि अगर आपके ऊपर महाभियोग लग गया, अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस हो गई, इम्पीचमेंट हो गया, तो आपको हटा सकते हैं। लेकिन इसमें तो केवल प्रेसिडेंट की मर्जी है, वो कभी भी हटा सकते हैं। तो मतलब ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, मतलब इनको एक सिक्योरिटी नहीं मिली है इसमें। ठीक है, सबसे बड़ी बात। तो ऐसे अगर देखा जाए एग्जांपल के तौर पे, तो कुछ अपने इतिहास में हो चुका, ऐसा कर किसी ने बोल दिया कि क्या कभी ऐसा किया है, ट्रांसफर किया गया है, जैसे इनको ट्रांसफर कर दिया या किसी को हटा दिया, तो क्या ट्रांसफर किया गया? कई बार हुआ है, जैसे बीपी सिंह की टाइम पे हुआ था। और अगर मैं बात करूं कि ट्रांसफर जो हो रहा है, क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है कि जो प्रेसिडेंट होंगे वो किस बेस पे इनको रिमूव करेंगे या किस बेस पे इनको ट्रांसफर करेंगे? तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में क्या ये लिखा है कि इनको रिमूव कैसे करें? मतलब क्या इनकी प्रोसेस लिखी है, प्रोसेस लिखी है रिमूवल की?
प्रोसेस, तो प्रोसेस नहीं लिखी है, याद रखना संविधान में इसकी कोई प्रोसेस नहीं लिखी है कि इसको रिमूव कैसे करना है। तो ये सबसे बड़ी बात हो गई कि इनको रिमूव कैसे करना है, इसकी भी प्रोसेस नहीं लिखी। टर्म 5 साल होगी। अब बोलोगे आप तो कंफ्यूज कर रहे हो कि 5 साल है नहीं है, जो भी है, तो ये डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गवर्नर की जो टर्म होगी वो कितने साल होगी, और अगर उसमें साल लिखे हैं 5 साल 6 साल 7 साल जो भी है, तो उसमें आप साल के हिसाब से लगाया ना। और अगर उसमें ऑप्शन में आया है कि प्रेसिडेंट के प्लेजर के अकॉर्डिंग, मतलब प्रसाद पर्यंत, तो अगर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत लिख के आया ऑप्शन में, तो आपको प्रसाद पर्यंत लगाना है। कि हो सकता है कि वो पहले भी कर दे। अब वो कब तक रह सकता है, मान लो कि जब तक दूसरे गवर्नर अपॉइंट नहीं होते या फिर वो खुद त्याग पत्र नहीं दे देते। किसको, अपने प्रेसिडेंट को। अगर त्याग पत्र नहीं दे देते तब तक वो गवर्नर रहेंगे। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। अब अगर मैं बात करूं पावर्स की, अब अगर बात करूं पावर्स की, किसकी, गवर्नर, राज्यपाल के पावर्स की, तो जैसा हम लोगों ने प्रेसिडेंट में 7 पार्ट में डिवाइड किया था कि कैसे कैसे पावर है, इसमें अपन लोगों ने 4 में किया है। पहली है एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति। लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव मतलब विधायी शक्ति। अगली है फाइनेंशियल, मौद्रिक शक्ति। वित्तीय, सॉरी वित्तीय, मौद्रिक नहीं वित्तीय। फाइनेंशियल मतलब वित्तीय। और अगर मैं अगली बात करूं जुडिशियल, जुडिशियल की बात करूं तो न्यायिक। पहले अपन लोग छोटी छोटी शक्तियां निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद ये वाली बात करेंगे। तो मैं जुडिशियल की बात करूं तो वही बात है कि जुडिशियल में, न्यायिक में क्या होता है, सेम प्रेसिडेंट जैसा ही काम होता है, पूरा प्रेसिडेंट जैसा काम होता है। क्योंकि इसमें जो होंगे, अगर अब जैसे मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट जो होंगे वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है। लेकिन ये क्या होते हैं, प्रेसिडेंट जो होंगे, प्रेसिडेंट इनसे कंसल्ट करेंगे, इनसे सलाह लेंगे। किनसे, गवर्नर से। गवर्नर से सलाह लेंगे कि इस स्टेट के हाई कोर्ट में कौन से जज को अपॉइंट करना है, इस स्टेट के हाई कोर्ट में कौन से जज को अपॉइंट करना है। तो ये क्या करेंगे, सलाह लेंगे, प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे। ठीक है, तो वही प्रेसिडेंट तो अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन इनसे कंसल्टेशन इनसे ली जाएगी कि स्टेट के हाई कोर्ट में, स्टेट हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज कौन होना चाहिए, कौन होना चाहिए, ये इनकी सलाह लेंगे। अगर मैं देखा जाऊं तो ये डिस्ट्रिक्ट जज जो होंगे, डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, उनके अपॉइंटमेंट करते हैं। अब हाई कोर्ट तो हो गया, हाई कोर्ट के नीचे भी तो जज है, तो डिस्ट्रिक्ट जज की भी अपॉइंटमेंट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट करते हैं, अपॉइंट। ठीक है, जैसे उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वगैरह इन लोगों का अपॉइंटमेंट कर रहे थे, अब इनके भी डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट करते हैं। ऐसे अगर मैं बात करूं कि जितनी भी जुडिशियल सर्विस जो थी, जितनी भी जुडिशियल सर्विस थी, जो न्यायिक सर्विस जो है, न्यायिक सर्विस जो है, उनके भी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, ये करते हैं। पीएससी से रिलेटेड जितनी भी अपॉइंटमेंट है वो यही करते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। अब जो इसमें और प्रेसिडेंट में छोटा सा अंतर हो गया, जुडिशियल रिव्यू में आपको, जुडिशियल पावर में अगर मैं बात करूं, न्यायिक शक्ति में बात करूं, तो प्रेसिडेंट में हम लोगों ने एक बात की थी, वो की थी हम लोगों ने पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग, पार्डनिंग मतलब क्षमा, क्षमा करने की पावर, क्षमा याचना देने की पावर हम लोगों ने किसमें बात की थी, किसमें, अपने प्रेसिडेंट में। अब मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट में जो था पार्डनिंग पावर जो थी प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की, वो थी आर्टिकल 72 में।
आर्टिकल 72 में। तो अगर मैं इसकी क्षमा की बात करूं तो ये है आर्टिकल अनुच्छेद 161 में, आर्टिकल 161 में ये क्षमा की बात की है। बस अंतर दोनों में ये है कि पार्डनिंग पावर दोनों के पास सेम है, बस जो गवर्नर जो होंगे, गवर्नर जो होंगे उनको मृत्यु को क्षमा करने की पावर नहीं है, डेथ पेनल्टी को खत्म करने की पावर नहीं है। कौन सी? डेथ पेनल्टी को वो खत्म नहीं कर सकते। और वो कुछ भी सारी पार्डनिंग पावर वही है जो अपने प्रेसिडेंट की थी, डेथ पेनल्टी कर सकते। और ये केवल उन्हीं लॉज पे पार्डनिंग पावर इनकी यूज होगी जहां वो स्टेट लिस्ट के अंदर आ रहे हो। वो लॉ जो किसके अंदर है, जैसे मैंने बताया था 3 टाइप की लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब सेंट्रल मतलब अपनी केंद्रीय और अपने राज्य, और कॉन्करेंट जो समवर्ती होती है। तो जो अपनी स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स आएंगे उन मैटर्स के लॉ पर ही इनका काम करेगा। तो स्टेट लॉ जो होंगे, स्टेट लिस्ट में जो लॉ होंगे केवल उन पे ही ये काम करेगी। एक और चीज है, जो प्रेसिडेंट थे वो कोर्ट मार्शल में जितनी भी सजा मिलने वाली थी उन पे भी पार्डनिंग दे सकते थे। कोर्ट मार्शल मतलब वही अपने सेना से रिलेटेड, कोर्ट मार्शल इसको बोलते हैं। लेकिन अब मिलिट्री कोर्ट में होता है ये चीजें। तो अब आपको पता है कि प्रेसिडेंट ऑल इंडिया लेवल के होगा, मिलिट्री ऑल इंडिया लेवल का बात सुनती है तो वो गवर्नर की क्यों सुनेगी? तो ऑब्वियस सी बात है, गवर्नर को कोर्ट मार्शल से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया गया है। कोर्ट मार्शल, अगर किसी को कोर्ट मार्शल से अगर कोई सजा मिलती है तो इनको कोई पावर नहीं है, और सारी की सारी प्रेसिडेंट जैसी है। अब मैं बात करता हूं फाइनेंशियल पे। वित्तीय शक्ति की मैं बात करूं तो सेम वही जो प्रेसिडेंट के पास पावर है सेम इनके पास भी पावर है, लेकिन स्टेट लेवल के। जैसे प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि जो पहला बजट जो होता है फाइनेंशियल, जो अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, जो देश का जो बजट होता है वो पहले किसके पास जाता है? अपने राष्ट्रपति के पास जाता है। ऐसे ही जो स्टेट बजट जो होगा, स्टेट का जो बजट होगा वो पहले किसके पास जाएगा? राज्यपाल के पास जाएगा। दूसरी चीज, अगर कोई भी बिल, अगर कोई भी बिल जो कि अगर कोई भी बिल जो मनी बिल है, मनी बिल, अब मैं ये बिल कौन सा मनी बिल क्या होता है ये सब मैं आगे चल के बात करूँ। 111 की आर्टिकल में इसकी बात की गई है। तो मनी बिल है अगर, तो वो भी पहले रिकमेंड किसको किया जाएगा? गवर्नर को किया जाएगा। जैसे अपने मनी बिल अगर अपना सेंटर में आ रहा था तो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना मनी बिल किसी भी उसमें किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ये नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में वो नहीं आता तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं आएगा। तो ऑब्वियस होता है इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब मैं अगर बात करूं तो जितने भी डिमांड फॉर ग्रांट है, डिमांड फॉर ग्रांट है मतलब अगर कोई भी ग्रांट निकाला जा रहा है, डिमांड फॉर ग्रांट निकाला जा, ग्रांट हो गया अनुदान, अनुदान है, डिमांड फॉर ग्रांट मतलब अनुदान है, इनकी सहमति के बिना नहीं निकाला जा सकता, इनकी सहमति के बिना नहीं निकाला जा सकता। अगर मैं बात करूं कि अगर कोई म्युनिसिपालिटी हुआ या फिर अपने पंचायत हुई, इनके अगर रिव्यू करना है फाइनेंशियल कमीशन का, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूट करना है फाइनेंशियल कमीशन को, तो भी इनके बिना नहीं हो सकता है, यही करते हैं। तो फाइनेंस मतलब पैसे से रिलेटेड इनका काम वही है जो अपने प्रेसिडेंट से रिलेटेड था, और जो केवल ये स्टेट लेवल पे हो गया। अगर मैं बात करूं किसकी? विधायी शक्ति की। कौन सी? विधायी शक्ति। तो विधायी शक्ति मतलब लेजिस्लेटिव पावर। तो जैसा हमारे प्रेसिडेंट में था सेम वही है, लेकिन बस किस पे आ गया है? स्टेट लेवल पे आ गया है। जैसे प्रेसिडेंट की पावर थी कि जितनी जो प्रेसिडेंट थे वो आपके लोकसभा को डिसॉल्व करा सकते थे, ऐसे ही इसमें गवर्नर जो है उसको डिसॉल्व करा सकते हैं। किसको? लेजिस्लेटिव असेंबली को, विधान और जो लेजिस्लेटिव
असेंबली को, विधान परिषद को, ठीक है, इसको अपन वो डिसॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली देख लेना क्या होता है, ठीक है, हिंदी में, ठीक है, ये हो गया। तो ये चीज हो गई। साथ में अगर मैं बात करूं तो जो अपने प्रेसिडेंट जो थे, जब अपना पहला सेशन जब होता है किसके बाद, चुनाव के बाद, अगर पहला सेशन होता है किसका, लोकसभा का, तो उसको समन कौन करता है, उसको समन कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। तो अगर चुनाव के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला सेशन है, पहला सेशन है, तो उसको क्या करेंगे, उसको एड्रेस भी कौन करेंगे, गवर्नर करेंगे। एड्रेस कौन करेंगे, गवर्नर करेंगे। एड्रेस करना मतलब उसमें भाषण देना, मतलब उसकी पहली स्टार्टिंग ही वही करेंगे। दूसरी अगर मैं बात करूं कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेशन में अगर कोई, जरूरी नहीं है कि लेजिस्लेटिव असेंबली हो, किसी की जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, दोनों मतलब दोनों होती है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली हर जगह होती है। लेजिस्लेचर में अगर अगर राज्य की जो परिषद है, राज्य परिषद जो है, अगर उसमें कोई भी बिल पेंडिंग होगा, बिल पेंडिंग होगा, याद रखना ये चीज डायरेक्ट मेंस में भी पूछ सकते हैं कि विधायी की शक्ति, विधायी शक्ति क्या है। तो जो अगर कोई बिल पेंडिंग हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उसको वो क्वेश्चन कर सकता है, गवर्नर क्वेश्चन कर सकता है कि भैया इस बिल का क्या हुआ। अगर अगली बात करूं कि अगर कोई भी लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर जो होगा, अगर स्टेट लेजिस्लेचर मतलब राज्य विधानमंडल, अगर राज्य विधानमंडल में किसी भी हाउस में, मतलब चाहे वो विधानसभा हो, लेजिस्लेटिव असेंबली हो, या विधान परिषद हो, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, उन दोनों में अगर किसी में भी सेशन नहीं लगता है, मतलब सेशन नहीं, अगर उसका कोई स्पीकर नहीं हो, डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर स्पीकर नहीं हो उसका, अगर उसका हेड नहीं हो, क्योंकि उस पर स्पीकर ही तो होगा, उसका चेयरमैन ही तो होगा, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है। तो अगर स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, तो उनको भी अपॉइंट कौन कर सकते हैं, अपने राज्यपाल कर सकते हैं, उनको राज्यपाल अपॉइंटमेंट दे सकते हैं कि भैया तुम इसको क्या कर लो, स्पीकर के लिए आप इस पर आप काम कर लो, बाद में चुन लेंगे, बाद में इनको जो लेजिस्लेटिव असेंबली से चुनना है वो चुन लेंगे, लेकिन कम से कम आज के लिए तो आया, कोई दिक्कत नहीं, वो रिकमेंड कर सकते हैं। अब इससे भी बड़ी पावर क्या है कि जो अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद जो है उसमें 1/6 कितने, 1/6 नहीं 1/4, एक मिनट, 1/6 ही है, तो 1/6 1/6 भागवा जो हिस्सा है, इतने सदस्यों को कौन नॉमिनेट कर सकता है, नॉमिनेट कर सकते हैं कौन, अपने गवर्नर 1/6 हिस्से को नॉमिनेट कर सकते हैं। अब जैसे मैं आगे आपको पार्लियामेंट वगैरह बताऊंगा, राज्य की विधानमंडल वगैरह बताऊंगा, तो उसमें भी बताऊंगा कि हाँ कि कैसे अपन कितने लोग कर सकते हैं। वैसे तो अपने 30% के समथिंग ऐसे था, तो इतनी ज्यादा सीट नहीं होनी चाहिए, तो उसका 1/6 क्या कौन कर सकते हैं नॉमिनेट, गवर्नर कर सकते हैं। साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली में एक मेंबर जो है उसको नॉमिनेट कौन कर सकते हैं, गवर्नर कर सकते हैं। अब प्रेसिडेंट में आपको पता है ना कि लोकसभा में कितने कर पा रहे थे, 2 लोग कर रहे थे, और जो राज्यसभा थी, अब वही वाली बात है, लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्यसभा के जैसे होती है और लेजिस्लेटिव असेंबली अपनी लोकसभा के जैसे होती है, लोअर हाउस है ये, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई, इतनी सी चीज हो गई। अब अगर मैं बात करूं कि अगर कोई भी बिल इसमें आता है, लेजिस्लेटिव में आता है, तो वो बिल गवर्नर के पास जाएगा, जैसे अपने प्रेसिडेंट के पास जा रहे थे। तो एक आर्टिकल है अनुच्छेद 200 आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग कोई भी जो बिल है, अगर उस पे स्टेट में जो बिल आया है, अगर कोई भी स्टेट बिल है और अगर उस पे गवर्नर ने असेंट नहीं दिया है, सहमति नहीं दी है, तो वो एक्ट नहीं बन सकता। ये कौन बोलता है, आर्टिकल 200 बोलता है कि अगर किसी भी स्टेट बिल पे गवर्नर असेंट नहीं देता है तो वो एक्ट नहीं बन सकता है।
तो इसका मतलब क्या है कि जो अपना अगर किसी भी हाउस में, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो या काउंसिल हो, अगर उसमें कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है या पास होता है तो वो बिल किसके पास जाएगा? अपने गवर्नर के पास जाएगा। जैसे अपने प्रेसिडेंट के पास जा रहा था, प्रेसिडेंट के पास 3 पावर थी कि वो उस पर असेंट दे सकता है, उस पर विद होल्ड कर सकता है असेंट, या फिर रिटर्न कर सकता है बिल। ऑर्डिनरी बिल की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें गवर्नर के पास 4 ऑप्शंस मिलेंगे। एक तो वो असेंट दे सकता है, सीधा सीधा लॉ बन गया स्टेट के बेटर में। दूसरा वो विद होल्ड कर सकता है, इट मींस वो नहीं देगा तो वो तो गया। तीसरा वो रिटर्न कर सकता है। चौथा होगा वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए इसको अपने पास रख सकता है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए अपने पास रख सकता है और प्रेसिडेंट को भेज सकता है रिव्यू करने के लिए। प्रेसिडेंट, अब वो प्रेसिडेंट के पास जाकर गए बिल, तो प्रेसिडेंट के पास फिर से वही 3 पावर होंगी, असेंट देना, ना देना और रिटर्न कर देना। लेकिन अगर मनी बिल की बात करूं तो सेम वही प्रेसिडेंट वाला काम है कि मनी बिल को प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकता, तो ये भी प्रेसिडेंट, ये भी रिटर्न नहीं कर सकते। लेकिन इसके पास 3 ऑप्शन मिल जाएंगे कि एक तो ये विद असेंट दे सकता है, एक ये विद होल्ड कर सकता है, तीसरा ये प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। उसमें वो प्रेसिडेंट किसी के पास नहीं भेज, लेकिन ये प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। वो बात अलग है कि प्रेसिडेंट भी अब रिटर्न नहीं कर सकता, उसको असेंट देना होगा या नहीं देना होगा। चौथी में बात करूं इसी में कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर आया है किसी भी उसमें, तो अब चूंकि आपको पता है कि सेंट्रल लेवल पे ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है, स्टेट लेवल पे नहीं आता है, तो स्टेट लेवल पर गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में कोई काम नहीं होता है। तो ये वाली चीजें अपन लोग कर सकते हैं। अब मैं बात करूं कि क्या वो कौन सी चीजें हैं जिसमें वो प्रेसिडेंट को भेजेगा। ये भी तो अगर किसी ने पूछ लिया कि क्या अपनी मर्जी से भेज सकता है, हाँ, गवर्नर अपनी मर्जी से भेज सकता है, मतलब ये इसकी डिस्क्रिशनरी पावर हो गई। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब अपनी मन मर्जी से काम करने वाला, तो मन मर्जी से काम करके वो भेज सकता है। उसकी भी कंडीशंस है कि अगर वो लॉ, जो उस बिल में अगर कोई लॉ बन रहा है और वो अल्ट्रा वायरस है, अल्ट्रा वायरस मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हनन कर रहा है, गवर्नर को लग रहा है कि नहीं ये तो कानून तोड़ा जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है। दूसरी अगर मैं बात करूं कि अगर वो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हनन हो रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हनन अगर कर रहा है वो बिल, तो भी वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। अगर किसी भी कंट्री का इंटरेस्ट हो के अगेंस्ट हो, कोई भी कंट्री के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, कंट्री के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, तो भी वो उसको भेज सकता है। ऐसे अगर मैं बात करूं कि अगर कोई भी नेशनल इंपोर्टेंस से रिलेटेड कोई भी मैटर हुआ, आर्टिकल 31 से कोई रिलेटेड मैटर हुआ, तो भी वो भेज सकता है। मेरी बातों पे आप ध्यान से चलते रहे, क्योंकि लिखने की इतनी जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूँ ये चीज है। और अगर आपको लिखना है तो पॉज कर करके लिख लें मेरी बातों को, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, साथ में ये वाली चीज आई, तो अब ऑब्वियस सी बात है ये चीज हो रही है। तो मैंने एक चीज और बताया था अध्यादेश के बारे में, प्रेसिडेंट में आपको याद होगा अध्यादेश के बारे में बताया था। अध्यादेश का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, अगर वो सेशन में नहीं है और उस टाइम पे अगर इमरजेंसी में किसी लॉ की जरूरत पड़ जाए, किसी भी एक्ट बनाने की जरूरत पड़ जाए, तो प्रेसिडेंट क्या थे, वो किसकी रिकमेंडेशन पे, अपनी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी रिकमेंडेशन पे वो क्या कर सकते थे, ये अध्यादेश ला सकते थे, ऑर्डिनेंस ला सकते थे। ऐसे ही अपने गवर्नर के केस में भी है कि अगर स्टेट की जो अपनी राज्य की विधानमंडल जो है, अगर लेजिस्लेचर जो है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है, उनमें से अगर कोई भी हाउस जो है अगर सेशन में नहीं है और उस टाइम पे इमरजेंसी आ जाए, तो वो भी ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। बस अंतर इतना होगा कि जो ऑर्डिनेंस की जो पावर होंगी वो स्टेट के जो लेजिस्लेचर में बनने वाले जो बिल होते हैं, लॉज होते हैं, एक्ट होते हैं, उनसे कनेक्टेड रहेंगी, रिलेटेड रहेंगी। अब उसमें क्या होगा, प्रेसिडेंट वाले में वो सेंटर से कनेक्टेड रहेंगी। बस अंतर और कुछ नहीं है, बस यही अंतर है कि इसमें जो पावर्स होंगी ऑर्डिनेंस की वही होंगी जो स्टेट के मैटर में बना सकती है विधानमंडल, स्टेट लिस्ट में जो बन सकते हैं वो ये बना सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि वो ऑर्डिनेंस कब लेके आ सकते हैं, तो ऑर्डिनेंस वो किसी भी, अगर कोई भी एक, चाहे दोनों हो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई भी एक हाउस ऑफ लेजिस्लेचर जो है, अगर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, अगर कोई भी एक हाउस ऑफ लेजिस्लेचर
सेशन में नहीं होगा तो वो लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर लेके आ गए ऑर्डिनेंस, तो उसकी क्या वैलिडिटी हमेशा के लिए एक्ट बना रहेगा? नहीं। तो वो एक्ट को 6 वीक्स जैसे अपने प्रेसिडेंट के केस में था 6 हफ्ते में बार बार रिपीट कर रहा हूं 6 हफ्ते, तो गवर्नर भी 6 वीक के अंदर गवर्नर का जैसे अगर लेजिस्लेटिव असेंबली लगती है, पहला अगर सेशन होता है, जैसे अब चूंकि वो उस टाइम पे तो थी नहीं, इमरजेंसी में थी, जैसे ही अगर वो लगती है तो उसी टाइम पे 6 वीक के अंदर उनको ये बोलना पड़ेगा कि हाँ हम इसको वैलिडिटी देते हैं। तो ये वाली चीज अपनी हो गई। और अध्यादेश जो है, ऑर्डिनेंस लाने की जो पावर है किसकी? गवर्नर की, वो दी गई है आर्टिकल 213 में। आर्टिकल 213 में किसमें? गवर्नर की। और अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं, क्योंकि ये इतना सिंपल है याद करना कि प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसमें दी गई है? वो दी गई है आर्टिकल 123 में। आर्टिकल 123 में, आर्टिकल 123 में ये पावर दी गई है। प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस बनाने की पावर किसमें दी है? 123 में, और इसको 213 में। भूलना नहीं, आप कितना कॉमन सेंस के बाद 2 1 3 1 2 3, ठीक है। तो ये आपका हो गया, बस इसमें और कोई अंतर नहीं है, जाना कोई अंतर नहीं है। एक और छोटा सा वो है कि अगर प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस लाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया है, इंस्ट्रक्शन कहीं नहीं दिए गए हैं कि प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस कैसे लाना है। लेकिन गवर्नर, चूंकि गवर्नर को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, तो उनको क्या क्या है? उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा कि इनको कैसे लेके आना है। ठीक है, ये हो गई आपकी कौन सी? विधायी शक्तियां। इतनी सारे जो मैंने इतना तामझाम बताया वो विधायी शक्तियों का बताया है। अगर मैं बात करूं एग्जीक्यूटिव पावर की, कार्यकारी शक्ति की बात करूं, तो ये किसमें दी गई है? आर्टिकल 154 में बात की गई है इसकी। किसमें? आर्टिकल 154 में बात की गई है एग्जीक्यूटिव कार्यकारी शक्ति के बारे में। और कार्यकारी शक्ति गवर्नर की सेम वैसी ही है जैसी कि प्रेसिडेंट की है यूनियन लेवल पर। ठीक है, तो कार्यकारी शक्ति अब बस क्या होगी? इनकी स्टेट लेवल पे हो गई। अब जैसे कि मैं बता दूं कि जैसे सारे के सारे जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन जो थे, जो कार्यकारी जो डिसीजन जो थे, वो स्टेट यूनियन लेवल पे किसके द्वारा, किसके नाम पे लिए जाते थे? प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते थे। और अगर मैं स्टेट में बात करूं तो जितने भी कार्यकारी जो डिसीजंस हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो हैं, वो किसके नाम पे लिए जाते हैं? गवर्नर के नाम पे लिए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये क्या करते हैं? गवर्नर क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर मतलब अपने मुख्यमंत्री को अपॉइंट करते हैं गवर्नर। और जो गवर्नर जो अपॉइंट करते हैं वो किसकी सलाह पे करते हैं? किसकी सलाह पे करते हैं? जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं स्टेट के, वो चुनेंगे किसको? चीफ मिनिस्टर को। मतलब वो जैसे प्रेसिडेंट के केस में था कि प्रेसिडेंट भी अपनी मर्जी से नहीं चुन सकते, प्रेसिडेंट को भी चुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने एक हेड चुनेंगे, उस हेड को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। ऐसे ही सीएम को जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड चुनेगी और उस हेड को अपॉइंट करेगी कौन? अपने गवर्नर। ठीक है, ऐसी ये वाली बात हो गई। और अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से अगर मिनिस्टर चुन ले, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर उनको चुनना है, तो वो चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को शपथ दिलाएंगे या फिर अपॉइंट करेंगे। ठीक है, ऐसे अपने राष्ट्रपति के केस में था। अगर मैं बात करूं कि एक छोटी सी वो है कि हर कुछ स्टेट्स में क्या होती हैं? वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्रीज जो होती है, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर, तो उनके मिनिस्टर होंगे। तो कौन कौन सी स्टेट है? छत्तीसगढ़ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर। मिनिस्टर किसके? छत्तीसगढ़ के, एमपी के, छत्तीसगढ़ के, एमपी के, और झारखंड के और उड़ीसा के। झारखंड और उड़ीसा, इसके जो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर है, अब चूंकि अपने इसमें होते हैं, इसमें फैक्ट लिखा था इसलिए मैं बता रहा हूं कि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड और उड़ीसा में होते हैं। लेकिन पहले क्या आता था? अपने बिहार में भी थे, लेकिन 94th अमेंडमेंट एक्ट 2006 से इस प्रोविजन को एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं
जो इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उन किसके, उसको भी कौन चुनते हैं, अपने अपॉइंट कौन करते हैं, गवर्नर अपॉइंट करते हैं। एक जो फैक्ट अच्छी फैक्ट है, याद रखने वाली बात है एग्जीक्यूटिव एक्शन में ही, कि जो स्टेट जो पीएससी है उसके जो अपने हेड हैं उनको अपॉइंट कौन करते हैं, हेड को अपॉइंट करेंगे अपने गवर्नर। गवर्नर स्टेट पीएससी के हेड को अपॉइंट करेंगे गवर्नर, बट ये याद रखना, बट बहुत बोल्ड लेटर्स में बोल रहा हूं, बट उनको अपॉइंट गवर्नर करेंगे, लेकिन उनको हटाने की पावर, रिमूव करने की पावर ओनली प्रेसिडेंट के पास है। मतलब उनको रिमूव केवल प्रेसिडेंट कर सकते हैं, याद रखना, रिमूव केवल प्रेसिडेंट कर सकते हैं। है जगह नहीं है यहां पे, रिमूव प्रेसिडेंट ही करेंगे, रिमूव प्रेसिडेंट ही करेंगे। ये आपकी दिमाग में रखने वाली बात है, ठीक है। साथ में अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि इमरजेंसी जो होती है वो प्रेसिडेंट लगाते हैं, लेकिन अगर जो प्रेसिडेंट रूल लगाना है, अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना है स्टेट के अंदर, तो उसको रिकमेंड कौन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं आपके गवर्नर, और इस पे दूसरे लोगों की कोई भी पावर नहीं होगी, वो अपने मन से ही बोल सकते हैं। अगर उनको लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, चीफ मिनिस्टर से बन नहीं रही है, जो भी है, मतलब कुछ उनसे नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे, वो भी अपने गवर्नर कर सकते हैं। एक और चीज है कि जो गवर्नर जो होते हैं वो चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट होते हैं, चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट, चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी इन द, ये लगता है गवर्नर जो होते हैं वो होते हैं चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी इन स्टेट। कितनी बड़ी बात है, चांसलर है, यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं। साथ में अगर बात करूं वाइस चांसलर होते हैं, इनको वाइस चांसलर के रूप में भी अपॉइंट किया जा सकता है। इतनी सी बात हो गई। अब अगर मैं फंडामेंटल डिफरेंस की बात करूं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में, छोटा सा डिफरेंस है बस, और ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसके बाद मैं गवर्नर खत्म करूंगा, ठीक है। तो सिंपल सा एक डिफरेंस है प्रेसिडेंट और गवर्नर के अंदर, कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, याद रखना 42 और 44, 42 और 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में अपने प्रेसिडेंट को, 42 और 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में प्रेसिडेंट को, जो अपने पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मिनिस्टर्स जो हैं, मिनिस्टर्स जो हैं, अगर उनकी एडवाइस देनी है, मिनिस्टर की जो एडवाइस है, मिनिस्टर की एडवाइस है वो दे रहे हैं अगर, तो वो उन पे बाउंड होगी, मतलब उनको उनकी एडवाइस माननी कंपलसरी है। अगर उन्होंने कुछ बोला है तो उनको वो मानना पड़ेगा। ये इन्होंने 42nd और 44th में बोल दिया, किसको, प्रेसिडेंट को। लेकिन गवर्नर के केस में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके मिनिस्टर है, किसमें, लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर कोई मिनिस्टर है, एमएलए जो है, अगर वो कोई सलाह दे रहा है तो गवर्नर को मानना पड़ेगा, नहीं। ये फंडामेंटल डिफरेंस है कि ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड है कि मिनिस्टर की एडवाइस इनको माननी पड़ेगी, लेकिन उनमें जो अपने राज्यपाल हैं उनको ये नहीं माननी होती। ये कितनी बड़ी बात है। कुछ डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है, अपने मन से ये कुछ भी कर सकते हैं। कौन कौन सी डिस्क्रिशनरी, मतलब अपने मन से कोई काम कर सकते हैं तो इनको डिस्क्रिशनरी पावर बोलते हैं। अगर डायरेक्ट पूछ लिया है तो कोई डिस्क्रिशनरी पावर है। पहली बात तो बिल को रिजर्वेशन, रिजर्व रख सकते हैं अपनी मर्जी से प्रेसिडेंट को भेजने के लिए। दूसरा कि प्रेसिडेंट रूल को इंपोज करने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। तीसरा कि आपके जो फंक्शन एक्सरसाइज करा रहा है एडमिनिस्ट्रेटर का एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी इन केस ऑफ एडिशनल चार्ज, ठीक है, इतना जरूरी नहीं है। और जो इंफॉर्मेशन जो होगा चीफ मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन होगा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक नहीं चल रहा है उसमें, तो इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं चीफ मिनिस्टर से। और कुछ तो वो अपने, अब जैसे प्रेसिडेंट भी थी, सेम वही है। जैसे अगर मान लो कि अगर चीफ मिनिस्टर की डेथ हो जाती है तो अब एकदम से हो जाएगा
तो ऑब्वियस सी बात है, वही वाली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब मैं बताऊंगा तब आपको बताऊंगा सारा सारा क्या है। तो जो चीफ मिनिस्टर है उसको भी ये अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं कि भैया ये वाला चीफ मिनिस्टर बना दो, सेम वही है जो आपके प्रेसिडेंट में था। तो आपका ये गवर्नर कंप्लीट हुआ। अगला मैं जो टॉपिक शुरू करने वाला हूं वो करने वाला हूं प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि अभी 1 घंटा हुआ है, अपन आधे घंटे में प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कर लेंगे। तो दोस्तों मैं चालू करने वाला हूं अभी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रधानमंत्री। तो अब मैं प्रधानमंत्री और सीएम को साथ में लूंगा, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया था कि स्टेट लेवल पे, मतलब केंद्रीय उस पर, यूनियन लेवल पे जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ऐसे अपनी स्टेट लेवल पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दोनों की पावर सेम वही है। जैसे अपनी जो पावर आपकी पीएम की यूनियन लेवल पे है, वही पावर आपकी सीएम की किस लेवल पर है, स्टेट लेवल पर है, ठीक है। तो पीएम जो है, जैसा मैंने बताया था कि जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, नॉमिनल हेड है, नाम मात्र के हेड है, किसके, एग्जीक्यूटिव के, ठीक है, नाम मात्र के हेड है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। वो कौन थे, वो थे प्रेसिडेंट। अगर मैं रियल की बात करूं, रियल एग्जीक्यूटिव हेड की बात करूं, तो वो कौन हुए आपके, पीएम। ऐसे अगर मैं उसमें बात करूं स्टेट में, तो नॉमिनल कौन थे आपके, गवर्नर, और जो रियल थे वो है अपने सीएम, ठीक है। ऐसे अपनी बात हो गई। तो मैं जब भी बात करूंगा आप समझते जाना कि वो मैं सीएम के बारे में बात कर रहा हूं। बस ये दिमाग में रखना कि जहां पर भी मैं पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा बात कर रहा हूं, तो सीएम के केस में क्या हो जाएगा, लेजिस्लेचर हो जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगा, बस और कुछ अंतर नहीं है, सब वही चलेगा, ठीक है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड और रियल एग्जीक्यूटिव हेड। तो अगर मैं बात करूं प्राइम मिनिस्टर, जो अब जो प्रेसिडेंट है, तो वो कौन हो गए आपके, हेड ऑफ स्टेट हो गए, हेड ऑफ स्टेट हो गए। और आपके जो पीएम हैं तो वो कौन हो गए, हेड ऑफ गवर्नमेंट हो गए, हेड ऑफ गवर्नमेंट हो गए। याद रखना, हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। स्टेट के हेड कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। गवर्नमेंट के हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये इतनी सी बात है। तो अगर मैं बात करूं, क्या प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है कि कैसे प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर है, कैसे करना है, नहीं करना है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के बारे में कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। बस एक छोटा सा आर्टिकल दे दिया है, आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 दे दिया है, जिसमें अपनी प्राइम मिनिस्टर की बात की है, आर्टिकल 75। अब इसमें आर्टिकल 75 इसमें दिया है, तो जो अपने सीएम है उसमें दे दिया आर्टिकल 164, आर्टिकल 164। दोनों के आर्टिकल साथ में बताता जा रहा हूं। आर्टिकल 75 में किसकी बात की है, प्राइम मिनिस्टर की। बस इसमें यह लिख दिया है कि प्राइम मिनिस्टर को, जो कि हेड होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, उसको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, बस इतना सा लिखा है, उसको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। ऐसे ही सीएम की बात करूं, जो चीफ मिनिस्टर जो है, चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री जो हैं, जो कि हेड होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के, उनको अपॉइंट कौन करेंगे, आपके राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल। तो अपॉइंटमेंट कौन करेंगे इनके, प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। अब सबसे बड़ी बात है, क्या प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन के थ्रू, मतलब अपने इच्छा के तहत इसका अपॉइंटमेंट कर पाएंगे? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि अब इसमें लिखा है, तो अपने जो प्रेसिडेंट जो होंगे वो केवल उसको ही प्राइम मिनिस्टर के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, जो कि केवल उसको कर सकते हैं जो कि हेड होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, या फिर हेड होंगे जो आपकी पार्टी चुनी गई है बहुमत से, ठीक है, केवल उसके ही हेड होंगे। मतलब लोकसभा में जो भी हेड होगा, लोकसभा में जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुने गए हैं, उनके जो हेड होंगे उनको कौन
नियुक्त करेगा? प्रेसिडेंट नियुक्त करेगा प्राइम मिनिस्टर के लिए। ये इन्ना सीधा सीधा बोल दिया। अब उन्होंने बोला कि क्या केवल हेड को ही चुना जा सकता है? क्या केवल हेड को? मान लो बहुमत, अगर वो क्या हो गया, बहुमत वाली बात हो गई कि अगर बहुमत लेकर अगर कोई भी व्यक्ति उसका हेड बन गया है तो उसको वो प्राइम मिनिस्टर चुन सकता है। लेकिन आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि बहुमत कभी कभी नहीं मिलता है, मैक्सिमम टाइम पे नहीं मिलता। आप चूंकि मोदी जी आ गए हैं तो मिलने लगा है 2-3 बार से। अब जैसे राजीव गांधी को भी मिला था। तो अगर बहुमत नहीं मिला है तो क्या फिर क्या उनको नहीं चुनेंगे प्रेसिडेंट? तब प्रेसिडेंट के पास भी पावर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया था कि भाई अगर आपको बहुमत नहीं मिला है तो प्रेसिडेंट कुछ टाइम के लिए किसी भी व्यक्ति को, मतलब उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से किसी भी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को एक समय के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन है, मतलब अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा। सेम इसी में भी है, सीएम में भी। अगर गवर्नर ने सीएम को दे दिया है तो उसको भी बहुमत साबित करना पड़ेगा। तो क्या ऐसा हुआ है? ऐसा कई बार हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी 1984 में, तो राजीव गांधी जी को जेल सिंह जो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे, जेल सिंह जी ने उनको क्या किया था? प्रधानमंत्री अपॉइंट कर दिया था। प्रधानमंत्री, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई ना तो वो थे किसी के चुने हुए थे ना कुछ थे, उन्होंने अपॉइंट कर दिया था। लेकिन और बाद में क्या उन्होंने फिर बहुमत साबित कर दिया, तो वो अपने क्या बन गए थे? मुख्य प्रधानमंत्री बन गए थे। तो ऐसा कई बार हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये तो इतनी सी बात हो गई कि बहुमत साबित करने पे होता है, इसका जो होता है, इस टाइप की चीजें मैंने कर दी। अगर मैं बात करूं कि एक बहस उठ गई थी कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट का किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, तो क्या उसे भी चुन सकते हैं हम लोग प्रधानमंत्री? तो हाँ 1997 में 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति जो कि किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, और अगर उस केस में सीएम के केस में बात करूं तो लेजिस्लेटिव हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, कोई बात नहीं, दोनों में चलता है, ठीक है। अब कई जगह काउंसिल नहीं होती है, तो ये वाली बात हो गई। नहीं हो तो भी उसे प्रधानमंत्री और इसके केस में सीएम, चीफ मिनिस्टर चुन सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। बट उसकी एक कंडीशन है कि उनको 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उसमें मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, उसका मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, उसका मेंबर बनना पड़ेगा, और अगर ये 6 महीने के अंदर वो मेंबर नहीं बन पाते हैं तो उनको अपने प्रधानमंत्री पद से, या फिर इस केस में चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, मतलब हटना पड़ेगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो अब मैं छोटी सी अगर डिफरेंस की बात करूं कि जो ब्रिटेन में होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के लिए चुना जा रहा है तो उसको लोअर हाउस में का ही मेंबर होना चाहिए। हमारे यहाँ लोअर हाउस कौन सा है? लोकसभा। तो ऐसे ही वहां पे भी लोअर हाउस है, उसका मेंबर होना चाहिए, कंपलसरी है। लेकिन हमारे यहाँ चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोकसभा का है कि वो राज्यसभा का मेंबर है, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो आपकी जो इंदिरा गांधी जो थी वो लोकसभा की मेंबर नहीं थी, राज्यसभा की थी। रिसेंटली जो मनमोहन सिंह थे वो भी अपने राज्यसभा के मेंबर थे। ऐसे ही देवे गौड़ा जो थे 1996 में, वो भी आपके राज्यसभा के मेंबर थे। तो जरूरी नहीं है कि आपको लोअर हाउस का ही होना चाहिए, ठीक है। अब ओथ एंड अफर्मेशन की मैं बात करूं, शपथ की मैं बात करूं, तो इनको शपथ कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। ऐसे चीफ मिनिस्टर को शपथ कौन दिलाते हैं? गवर्नर दिलाते हैं, ठीक है। ये वाली बात हो गई, क्योंकि अपने क्या है, कुछ उसमें लिखा हुआ है
कि जो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके हेड को जो शपथ दिलाएगा, जो चुनेगा, वो कौन चुनेगा? अपने राष्ट्रपति चुनेंगे, ठीक है। तो और उसके जो मिनिस्टर होंगे उनको कैसे शपथ दिलाएंगे? जो आपके जो प्रधानमंत्री जो होंगे वो रिकमेंड करेंगे कि हम लोग ये वाले मिनिस्टर चुनने वाले हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, तो उनको आप शपथ दिलाइए। तो ये वाली चीजें चलती है। तो इनका अगर मैं टेन्योर की बात करूं कि कितने दिन के लिए बन सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये टेन्योर ये नहीं लिखा है कि इनको इतने साल के लिए क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे 5 साल बोल रहे हैं, 6 साल बोल रहे हैं कि 5 साल, नहीं, ये कहीं नहीं लिखा है। इनका टेन्योर केवल तब तक चलेगा जब तक जो प्रेसिडेंट चाहेगा। और प्रेसिडेंट क्या अपनी मर्जी से चाहेगा? नहीं, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं चाहेंगे, वो तब तक बने रहेंगे जब तक वो लोकसभा में अपना बहुमत साबित कर पा रहे हैं। लोकसभा में अपना बहुमत साबित कर पा रहे हैं, तब तक वो उसके प्रेसिडेंट बने वो प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। ऐसे ही चीफ मिनिस्टर की मैं बात करूं तो अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर में अपना बहुमत साबित कर पा रहे हैं तब तक वो चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कभी भी हुआ और हटा दिया। तो क्या हो गया, इनकी जो सैलरी जो होगी वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बराबर होगी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कोई स्पेशल वो नहीं है कि भैया कि हाँ प्राइम मिनिस्टर बन गया तो उन लोगों की सैलरी बढ़ा दी, नहीं, उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होगा उसके बराबर होगी, ऐसे इनकी एमएलए के बराबर सैलरी होगी, ठीक है। अब पावर की मैं बात करूं तो इनको अलग अलग पावर्स में बांटने की मैं बात करूं तो अगर मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बात करूं तो क्या होगा, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, मंत्री जो परिषद जो है, उनका अपॉइंटमेंट जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही होगा। और जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनका हेड होगा। इट मींस अगर, जो कि आपको पता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो चलता है वो एक हेड के बिना नहीं चल सकता। अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या वो रिजाइन कर देते हैं तो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी भंग हो जाएगा। मतलब आपकी जो लोकसभा वो पार्लियामेंट में जो होगी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगी वो कोलैप्स कर जाएगी। तो पूरा का पूरा उन्हीं पे चलता है। अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट के साथ इनका रिलेशन कैसा है, तो प्रेसिडेंट के बीच में जो एक कम्युनिकेशन जो बिठाल रहे हैं, किसके बीच में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्री परिषद और प्रेसिडेंट के बीच में अगर एक कम्युनिकेशन बिठाल रहे हैं तो वो कौन होंगे? अपने प्राइम मिनिस्टर होंगे। और जो अपने प्रेसिडेंट होंगे उनको अपने सारे डिसीजंस क्या होंगे, वो कम्युनिकेट करेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है, आप लोगों को ठीक लगता है कि नहीं। अब वो बात अलग है कि वो माने या ना माने, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे जो प्रेसिडेंट के जो प्रेसिडेंट के, हाँ सॉरी, मैं अभी थोड़ा सा भटक गया था। तो जो प्रेसिडेंट जो होंगे, अब आपको पता है कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट के जो अपॉइंटमेंट्स को जो रिकमेंड करेंगे वो कौन करेंगे? आपके प्राइम मिनिस्टर करेंगे। जैसे मैंने बताया था अपॉइंटमेंट तो वो करते हैं किस किस लोगों की? यूपीएससी ऑफिशियल की, जो 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 अपने यूपीएससी के जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स नहीं, यूपीएससी के जो चेयरमैन है उनकी, आपके जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर है, आपके चेयरमैन मेंबर ऑफ द फाइनेंशियल कमीशन है। इन लोगों को अब अपॉइंट तो वो कर रहे हैं लेकिन रिकमेंड कौन करेंगे? आपके प्रेसिडेंट करेंगे। अब अगर मैं पार्लियामेंट के साथ इनके रिलेशन की बात करूं प्राइम मिनिस्टर की, अब वही चीज आपके सीएम में चलता जा रहा है। याद रखना, गवर्नर वाली बात मत दिमाग में मत भूल जाना कि मैं साथ में कर रहा हूं, जो मैं प्रेसिडेंट बोल रहा हूं ना वो समझते हैं ना गवर्नर के साथ में चल रहा है, मैं सीएम अलग से नहीं कराने वाला इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं अगर पार्लियामेंट की बात करूं तो पार्लियामेंट में लीडर ऑफ लोअर हाउस, लीडर ऑफ लोअर हाउस होते हैं, मतलब लोकसभा के लीडर होते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है कि जब लोकसभा में बहुमत की सरकार है और उसमें उसके जो लीडर उन्होंने मान ली, तो ऑब्वियस सी बात है लोअर हाउस के लीडर हो गए, तो लीडर ऑफ द लोअर हाउस है, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं, ये प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं कि आपको जो पार्लियामेंट का जो सेशन है वो कब बुलाना है और कैसे बुलाना है। प्रेसिडेंट तो बुला लेते हैं, जैसे मैंने प्रेसिडेंट की बताई थी और गवर्नर जब बता रहा था तो बताई थी कि ये बुलाते हैं, लेकिन इनको क्या करते हैं, एडवाइस ये देते हैं, ठीक है। साथ में अगर मैं बात करूं तो ये रिकमेंड भी कर सकते हैं कि लोकसभा को डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व तो प्रेसिडेंट करते हैं लेकिन यही है जो रिकमेंड
करते हैं, ऐसी वो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने के बोलते हैं। ऐसे अगर मैं बात करूं तो ये सारी की सारी जो पॉलिसीज जो बनती हैं, पॉलिसी जो बनती है गवर्नर की, गवर्नमेंट की, उनको क्या करते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे लेने की कोशिश करते हैं। और कुछ और पावर की बात करूं तो छोटी सी पावर है, जैसे ये नीति आयोग के चेयरमैन है, किसके चेयरमैन है, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप लोगों के में आयोग से, तो देखते जाना, जब मैं बताऊंगा तो उसे एक फॉर्मेट के थ्रू बताऊंगा, तो आप दिमाग में रखना कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, आपके प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री है। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्सेज, इन सब के भी ये क्या है, चेयरमैन है। अब जो आपकी जो फॉरेन पॉलिसीज को जो शेप देने का काम जो करते हैं, फॉरेन पॉलिसीज को जो शेप देने का काम जो करते हैं, वो कौन करते हैं, आपके प्रधानमंत्री करते हैं साथ में। और मैं बात करूं कि लीडर ऑफ द नेशन को अगर मैं बोलूं, लीडर ऑफ द नेशन है ये, लीडर ऑफ नेशन। अब मैं इसकी चीफ मिनिस्टर के बाद लीडर ऑफ स्टेट हो गया, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं तो पॉलिटिकल हेड ऑफ सर्विस है, पॉलिटिकल हेड ऑफ सर्विस है। लीडर ऑफ पार्टी लीडर भी है, पार्टी लीडर भी तो यही है, तो लीडर ऑफ पार्टी इन पावर, लीडर ऑफ पार्टी इन पावर। ये इतनी सी बात हो गई, ठीक है, इतनी सी बात है कि आपका प्रधानमंत्री इतने में खत्म होते हैं। अगर मैं बात करूं, क्योंकि अभी आपके केवल 16 हुआ, तो हो सकता है 15 मिनट में मैं आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी खत्म कर दूं, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो अब ये भी दो ही लेवल पे होगा, एक तो होगा अपना केंद्रीय मतलब सेंट्रल, एक होगा अपना स्टेट। तो दोनों ही चलती जाएंगी बातें और मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं बात करूं कि अब चूंकि आपको पता है कि हम लोगों ने ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम ही ठप दिया है पूरा का पूरा, तो पूरा ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरह भी हमारा भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो उसमें क्या होगा, उसमें बोला गया था कि उसमें आपका एक मंत्री परिषद होगा जिसका हेड कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री होंगे। किस लेवल में बात कर रहा हूं मैं, सेंट्रल लेवल में बात कर रहा हूं। अगर मैं स्टेट लेवल में बात करूं तो स्टेट का एक मंत्री परिषद होगा जिसके हेड चीफ मिनिस्टर होंगे। इस टाइप की मैं बात कर रहा हूँ, समझते हैं ना। तो ये मंत्री परिषद की बात कर रहा हूँ। अब दोनों की ही बात चल रही है, तो मैं अलग अलग नहीं कराने वाला। केंद्रीय में केंद्रीय लिख देंगे, स्टेट में स्टेट लिख देंगे, ठीक है, ये वाली चीज हो गई। अब जो होगी वो हो गए, ये हो गया। अब क्या बोला, अब क्या इन्हें पूरा अंदर डिफाइन कर दिया है कि भैया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल क्या होंगे, कैसे होंगे, नहीं, केवल दो आर्टिकल दे दिए छोटे छोटे से, एक आर्टिकल 74, अनुच्छेद 74 और एक 75, केवल इन दो में बात की गई है किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। हम लोगों ने केवल उससे आइडिया ले लिया है कि ये आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसा होगा, चाहे वो उसका हो। और अगर मैं स्टेट लेवल में बात करूं, ये तो क्या हो गई, ये तो आपकी हो गई यूनियन लेवल मतलब सेंट्रल लेवल। और अगर मैं स्टेट की बात करूं तो उसमें दो दो आर्टिकल दे दिए, आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164। ये दो आर्टिकल दे दिए कि भैया आपके ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। तो ये दो आर्टिकल आपके किससे डील करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्री परिषद से ये डील करेंगे। अब आर्टिकल 74 की मैं बात करूं, आर्टिकल 74 की मैं बात करूं, ऐसे आर्टिकल 163 की बात करूं, दोनों समझते हैं ना। आर्टिकल 74 की बात कर रहा हूं तो मैं आर्टिकल 163 की डायरेक्ट उसके साथ ही बात कर रहा हूं। उसकी बात करूं तो उसमें बोला गया था कि आपके देश में एक मंत्री परिषद होगा जिसका हेड होगा आपका प्रधानमंत्री, जिसको अपॉइंट करेंगे कौन, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री को। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्री परिषद है उसको अपॉइंट किया जाएगा किसके थ्रू, आपके प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट के थ्रू। मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूं कि आपके देश में एक मंत्री परिषद होगा जिसका हेड होगा कौन, प्रधानमंत्री, और उसको जो अपॉइंट करेंगे वो करेंगे प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे किसकी रिकमेंडेशन पे, प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन पे। ये वाली बात की गई है आर्टिकल 74 में। साथ में एक और चीज बात कर दी गई थी, जैसा मैंने पिछले थोड़ी देर पहले भी बताया था कि एक चीज और जुड़ गई थी। उसमें यह बोला था कि 42nd और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये चीज जुड़ी थी। उसमें बोला था कि जो प्रेसिडेंट जो होंगे
वो मिनिस्टर्स के डिसीजंस के बाइंडिंग होंगे, और जो डिसीजंस की जो बाइंडिंग जो ले जा रही है उसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी बात इसमें आर्टिकल 74 में बोल दी गई थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आर्टिकल 75 की, तो आर्टिकल 75 में सीधी बात एक बोली है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्री परिषद का जो साइज होगा वो 15% ही हो सकता है। किससे? आपके लोकसभा में, मतलब लोअर हाउस में, लोकसभा में। अब वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली देख लेना, वो चीज मैं नहीं बोलूंगा कि भैया क्या हो गया। ये लिखा हुआ आर्टिकल 75 में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद का जो साइज होगा वो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ, मतलब जितने लोग आपके लोकसभा में हैं उसका केवल 15% हो सकता है, वो भी प्रधानमंत्री को मिलाकर, मतलब प्राइम मिनिस्टर को मिलाकर जितने भी उसमें मेंबर्स होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, मंत्री परिषद में, वो केवल 15% हो सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने हो सकते हैं? केवल 15% हो सकते हैं। ये कब जोड़ा था? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, जो कि 2003 में आया था। याद रखना 2003 में आया था। ऐसे ही 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में दो चीजें जोड़ी थी। एक तो यही चीज जोड़ी थी कि 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा जोड़ा था कि अगर कोई व्यक्ति एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, हिंदी में बोलते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत दल बदल विरोधी कानून, भारत में दल बदल विरोधी कानून जो 10th शेड्यूल में था, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी। तो अगर इसके तहत किसी भी मिनिस्टर को अगर उस पार्टी से हटाया गया है तो वो उसे क्या करना पड़ेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी इस्तीफा देना पड़ेगा, मतलब वो मिनिस्टर भी नहीं रह सकता, ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बोला है। दूसरी बात मैं बोलूं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगी, मंत्री परिषद जो होगा, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा किससे? लोकसभा से। लोकसभा में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव होगी। कलेक्टिव मतलब कि अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है किसी भी पार्टी के द्वारा कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो वो सबको मानना पड़ेगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि अगर वो उसके डिसीजन को नहीं मानता है तो उसे एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल के तहत, जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, याद रखना, मैं आगे बताऊंगा, जब इलेक्शन बताऊंगा तब बताऊंगा। तो ये जो आया था तो उसके तहत क्या होगा? उससे हटाया जा सकता है। अगर उसको नहीं मानना है ना माने, लेकिन उसको हटा दिया जाएगा अगर वो बात नहीं मानेगा। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई साथ में। अगर मैं बात करूं कि क्या किसी भी व्यक्ति को जो कि किसी भी मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, अगर मेंबर नहीं है, कोई भी अगर व्यक्ति जो कि किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, क्या उसको मिनिस्टर बनाया जा सकता है? तो हाँ, वो मिनिस्टर रह सकता है, लेकिन वही वाली बात हो गई जैसे अपने प्रधानमंत्री की बात थी, सीएम की बात थी, इसमें भी हो गई कि उसको 6 मंथ के अंदर, 6 महीने के अंदर उसको किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेंबरशिप लेना मतलब चुना जाना चाहिए, चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे वो लोकसभा में हो। और याद रखना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, या फिर अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है अगर उसमें फेल हो गए, अगर कॉन्फिडेंस साबित नहीं कर पाए, बहुमत साबित नहीं कर पाए, तो एक मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, मंत्री परिषद में जो मिनिस्टर है, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी कि लोकसभा से तो हटना ही पड़ेगा, साथ में राज्यसभा का पद भी छोड़ना पड़ेगा। ये वाली बात हो गई, ठीक है, ये वाली चीज हो गई।
अगर मैं बात करूं एक छोटा सा, अब जैसे ये 163 था, 164 था, अब मैं बात करूं कि जो आपके सैलरी जो होंगे, सैलरी जो होगी किसके, वो कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। तो मंत्री परिषद की सैलरी जो है वो कौन डिसाइड करती है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है। और अगर मैं उसकी बात करूं तो वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा, सीधी सीधी बात ये है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि एडवाइस कैसे दी जाती है, राइट टू मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट ऑफ हाउस। अच्छा, अगर जो होंगे राइट क्या मिलेंगे मंत्री परिषद को, एक हाउस में राइट क्या मिलते हैं, पहली बात तो बोलने का पूरा अधिकार होगा। और अगर कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कोई भी मिनिस्टर अगर किसी भी हाउस का मेंबर हो या ना हो, चाहे वो राज्यसभा लोकसभा हो, तो वो उसकी मीटिंग अटेंड कर सकता है। लेकिन उसको वोट देने का अधिकार सिर्फ वही होगा जहां का वो मेंबर है। अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा में वोट दे सकता है, राज्यसभा का मेंबर है तो राज्यसभा में वोट दे सकता है। अगर वो मेंबर नहीं है तो वह बैठ सकता है, सुन सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। याद रखना ये चीज, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो अपॉइंटमेंट कैसे होता है इन दोनों का, अपॉइंटमेंट, मंत्री परिषद का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे, और उसमें क्या गवर्नर करेंगे। तो अगर अपॉइंटमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के साथ ही उनका अपॉइंटमेंट करेंगे। और साथ में उनको हटाने का भी पूरा हक किसको है, आपके प्रेसिडेंट को। वो रिमूव भी कर सकते हैं, इसको इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। कि अगर कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री की बात या फिर काउंसिल की बात या फिर मंत्री परिषद की बात नहीं मान रहा है, तो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे कि इसको हटा दिया जाए, तो वो उसको रिमूव भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी दे सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो सारा का सारा वो होगा, मतलब। और साथ में इनकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि अगर डूबेंगे तो साथ डूबेंगे और चलेंगे तो साथ चलेंगे। ठीक है, कि अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो सारा का सारा डिसीजन लिया जाएगा, और उसका जो डिसीजन होगा, कैबिनेट का डिसीजन जो होगा, वो कैबिनेट मिनिस्टर के थ्रू होगा। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। अगर मैं बात करूं कि क्या इनको कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, क्योंकि ब्रिटेन में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होती है इनको, क्योंकि उसमें एक शब्द लिखा, एक वर्ड लिखा होता है कि जो राजा होता है वो कभी भी गलत नहीं होता है। ये उसमें ब्रिटेन में बोला जाता है कि राजा कभी भी गलत नहीं होता है। तो इसीलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लीगल वो मिली हुई है कि थोड़ी सी, लेकिन हमारे इंडिया में तो ऐसा कुछ है नहीं है, तो इन लोगों को कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली हुई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंपोजिशन की, कि कैसा होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद में 3 टाइप के मंत्री होते हैं, 3 टाइप के। ठीक है, एक होता है आपके कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। आप बोलेंगे कि इनको हिंदी में लिखो, आपको भी पता है कैबिनेट मिनिस्टर को कैबिनेट मिनिस्टर ही लिखेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर। दूसरे होंगे आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कौन से, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और तीसरे जो होंगे वो होंगे डेप्यूटी मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर। अब इनकी कोई हिंदी में वर्ड होता ही नहीं है, अगर कोई कर रहा है तो शुद्ध हिंदी में तो फिर वही अलग कंठ लंगोट वाली बात हो जाती है कि टाई को भी कंठ लंगोट बोल दिया जाता है। तो कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर कौन से होते हैं, ये सबसे पावरफुल मिनिस्टर होते हैं और इनको सबसे पावरफुल डिपार्टमेंट दिए जाते हैं। सबसे पावरफुल मिनिस्टर, जिनको सबसे पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट जो होंगे डिपार्टमेंट होंगे वो मिलेंगे। जैसे आपके कौन कौन से हो गए, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, एटसेट्रा एटसेट्रा, इतनी सारी चीजें इनको मिलेंगी। ठीक है, ये वाले हो गए कैबिनेट मिनिस्टर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होंगे, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिलता है। इंडिपेंडेंट चार्ज मतलब
इनकी मर्जी है, वो कैसे भी उस डिपार्टमेंट को चला सकता है। इंडिपेंडेंट चार्ज मिला, इंडिपेंडेंट चार्ज मिलने के साथ क्या करेंगे, ये चीजें वो अपने डिपार्टमेंट को संभालेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं। इसके नीचे अब डिपार्टमेंट के कुछ इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्रीज बना दी गई, इनमें इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाता है कि आपको कोल मिनिस्ट्री आपको संभालनी है, या फिर आपको सड़क परिवहन मंत्रालय संभालना है। तो इस टाइप की चीजें मिनिस्टर ऑफ स्टेट को मिलती हैं। और डेप्यूटी मिनिस्ट्री लिख दिया, मिनिस्टर, सॉरी, मिनिस्टर, ठीक है। डेप्यूटी मिनिस्टर जो होंगे वो कौन होंगे, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं मिलता है, इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं मिलता है इनको। क्या है, कलेक्टिव बात चलती है। तो क्या होगा, कोई भी डिपार्टमेंट होगा उसके अंदर इनको डाल दिया जाएगा, तो इंडिपेंडेंट चार्ज इनको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर डेप्यूटी मिनिस्टर। मतलब उनको स्तर देख लिया है, तो ऐसे में इनको पैरेलल नहीं बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा, इनको उसके स्तर के ऊपर देख लिया है, सबसे ऊंचे ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। अब मैं बात करूं कि कुछ छोटी सी चीजें होती है, काउंसिल्स होती है, काउंसिल। ये तो हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अगर मैं बात करूं कि एक तो बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक होता है कैबिनेट। सुना होगा कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट की बैठक है। तो कैबिनेट और काउंसिल में अंतर क्या होता है, कैबिनेट और काउंसिल में अंतर क्या होता है, सिंपल सा है। जो कैबिनेट जो होगी वो डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी होती है हाईएस्ट, मतलब सब कैबिनेट क्या हो गई, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी, ठीक है। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी होती है, यही डिसीजन बनाती है कैबिनेट। और याद रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद में जो मिनिस्टर होंगे वो कम से कम 60 से लेकर, मतलब कम से कम 60 से लेकर 70 हो सकते हैं, 60 से लेकर 70 हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो एक्ट आया था उसमें 15% से ज्यादा नहीं हो सकते, तो 60-70 तो होंगे ही होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कैबिनेट की, तो कैबिनेट में केवल और केवल 15 से 20 ही मेंबर होंगे, 15 से 20 ही मेंबर होंगे। तो इससे क्या हुआ, आप लोग समझ में आ रहा है कि अगर कम मेंबर हैं तो ऑब्वियस ही बात है ये लोग क्या करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, डिसीजंस लेंगे, और इनकी पावर बहुत ज्यादा होगी सारी की सारी। और आपको पता है कि इनको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो उस पर रूल बनाना का काम कौन करेंगे, कैबिनेट करेंगे। सारी के सारे रूल बनाने का काम कौन करेंगे, इंप्लीमेंट कौन करेंगे, आपके कैबिनेट करेंगे। अब मैं बोलूं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है मंत्री परिषद जो है, मैंने बताया था कि आर्टिकल 74 और 75 से हम लोगों ने आइडिया ले लिया कि ये लिखा हुआ है। लेकिन कैबिनेट की मैं बात करूं तो क्या कैबिनेट अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, नहीं था। कैबिनेट आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है, 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है कैबिनेट नाम की चीज, जिसमें हमने आर्टिकल 352, कौन सा, आर्टिकल 352 जोड़ दिया था, जिसमें हमने बोला कि हमारा कैबिनेट होगा, और उसमें अपन ने आर्टिकल जो 74 और 75 थे वो उसमें अपन ने 75 में इसको बोल दिया था कि हाँ ऐसी चीजें होंगी, ठीक है। तो इसकी एडवाइस पे काम करेगा, तो मतलब हाईएस्ट ऑथोरिटी, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी हो गई। अगर मैं बात करूं तो इसकी जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो किसके लिए थी, आपकी लोकसभा के लिए थी। लेकिन इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्फोर्स कौन कराएगा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्फोर्स कौन कराएगा, कैबिनेट कराएगा, ये सबसे बड़ी बात है। अगर मैं बात करूं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर ये तीनों मिनिस्टर डिपार्टमेंट आ रहे थे, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर। लेकिन जो कैबिनेट होगा उसके अंदर केवल कैबिनेट मिनिस्टर ही आएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर ही आएंगे। इट मींस जो आपका कैबिनेट है वो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही एक पार्ट है, ठीक है, एक पार्ट है। इतनी सी बात हो गई, इतनी सी बात है। अगर मैं बात करूं कि क्या क्या काम करते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट में भी इनका काम होता है, मतलब मेन इंपोर्टेंट काम करने के लिए क्या हो गया, कैबिनेट हो गया। एक छोटी सी टर्म और आती है, किचन कैबिनेट। क्या आती है, किचन कैबिनेट, ये समझ में आ रहा है, किचन रसोई कैबिनेट, पकड़ा है मतलब यहाँ पे कुछ। अब नाम से जाहिर है
कि यहाँ पर कुछ पक रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पक रहा है तो इट मीन ये भी 15 से 20 लोगों की कमिटी बनेगी। और हाँ, इसमें क्या होगा, जो लोग बैठेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, अभी एकदम से मेरे को दिमाग में आई है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अगर कुछ भी मीटिंग चल रही है तो जरूरी थोड़ी है वो सबके सब आएंगे, 60-70 आएंगे। लेकिन अगर कैबिनेट में कोई मीटिंग हो रही है तो सारे के सारे जो मेंबर्स होंगे वो वहां पर कलेक्टिवली प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही किचन कैबिनेट है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि स्पेशल कोई चीज पका रही बन रही हो तो क्या होगा, अपनी किचन कैबिनेट उसमें होगी। वही 15 से 20 मोस्ट इंपोर्टेंट मिनिस्टर इसमें होंगे। तो ये वाली चीज आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म हो गई। अब इसको आप स्टेट लेवल पे भी वही कर लें और इस लेवल पे भी वही करते हैं। मतलब इसमें मेन इंपोर्टेंट बात क्या है कि क्या किसी व्यक्ति को आप लोग मिनिस्टर बना सकते हैं कि अगर वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर ना हुआ तो इसमें है कि हाँ हम लोग बना, मोटे मोटे तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, और अंदर जाएंगे तो फिर तो और ज्यादा हो जाएगा कि नहीं बना सकते जो भी है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे इनको मिनिस्टर बनाया जा सकता है। लेकिन उनको 6 महीने के अंदर क्या होगा, लोकसभा या राज्यसभा की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और अपने स्टेट के लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया अपना सारा का सारा कंप्लीट, 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया, मैं सब कुछ करा चुका हूं। अब इसलिए मेरे को इतना पक्का समझ में आ रहा है कि इतना मैं करा चुका हूं तो आप लोग इससे सारे के सारे मेंस और प्री दोनों के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे, एमपीपीएससी में या फिर यूपीएससी में, जो भी क्वेश्चंस आपसे रिलेटेड आ जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और आपको अगर ये पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।